नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। प्राचीन भारत के इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में गुप्त और गुप्तोत्तर काल को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो याद रखिएगा, यहाँ इन चारों विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प होगा विकल्प ए। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी के बीच शासन किया। आप जरा इसको विस्तार से समझिए। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि गुप्त वंश का जो एक्चुअल शासन था वो लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच था। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो है 319 से 335 के बीच। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने विकल्प ए का चयन किया था, 319 से 500 के बीच। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधो यज्ञों का आयोजन किया था? याद रखिएगा, 4 अश्वमेधो यज्ञों का जो आयोजन है वो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था। इसलिए यहां प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रवरसेन प्रथम था ये वाकाटक वंश का शासक था और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और अनेक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया था। इन सभी के कारण इसने जो उपाधि धारण की वो थी धर्म महाराज की। क्लियर है? तो धर्म महाराज की उपाधि किसकी थी? तो आपका जवाब होगा प्रवरसेन प्रथम की। इसी वाकाटक वंश का एक और शासक है जिसका नाम है प्रवरसेन द्वितीय। इसकी रुचि साहित्य में थी और इसने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम है सेतुबंध। यानी सेतुबंध ग्रंथ की रचना किसने की? प्रवरसेन द्वितीय ने। सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये एक इतिहासकार हैं जिनकी रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा विंसेंट स्मिथ। और इन्होंने ही समुद्रगुप्त को उनकी वीरता और विजयों पर ध्यान रखते हुए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 रिपीटेड है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, डी विकल्प यहां सही हो जाएगा, स्मिथ ने कहा था। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा जाता है। तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा जाता है। अब यहां पर कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत पॉपुलर नाम है गुप्त शासकों में। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही साथ देवगुप्त की भी उपाधि धारण की थी। यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियों की बात करें तो इसमें देवराज और देवश्री ये नाम भी चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो विक्रमादित्य की उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, ये उपाधि उसने शकों के उन्मूलन के बाद ली थी। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था ये 375 से 415 ईस्वी के बीच था। ये सभी बातें आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी उसका नाम क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न के आंसर में काफी विवाद आपको दिखेगा क्योंकि अलग अलग आयोगों ने इसके अलग अलग आंसर को माना है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय वो प्रथम गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यहां पर समुद्रगुप्त को बताया जा रहा है। अब यहां पर एक स्पष्टीकरण दिया गया, जरा इसको देखिए। कहा जा रहा है कि नालंदा और गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, लेकिन कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। और ध्यान रखिएगा कि लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय माना है। लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य आयोगों में भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना गया है। यूजीसी में इसका आंसर समुद्रगुप्त को माना गया है, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि लोक सेवा आयोग ने जो आंसर माना है वही आपका आंसर होगा। तो इसलिए आप चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना आंसर मानेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, परम भागवत की उपाधि तो प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा।
जरा यहाँ पर उपाधि से संबंधित अनेक प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे अभी आपने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर समुद्रगुप्त को भी कवर कर लें तो देखिए, समुद्रगुप्त को आपने अभी पढ़ा है कि स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। एक बात और याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दाहित्र। याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को कहते हैं। और समुद्रगुप्त के ही शासनकाल में यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कांची का शासक कौन था? तो याद रखिएगा, विष्णुगोप ये कांची का शासक था समुद्रगुप्त के समय में। तो ये बातें आप मोटी मोटी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो देखिए, ये भी प्रश्न अगर आप सीधा एक ही चयन करना हो तब तो आप इसमें समुद्रगुप्त को ले सकते हैं, लेकिन यहां पर अशोक और समुद्रगुप्त ये दोनों कोरिलेट होंगे, इसलिए यहां पर आपका सी और डी ये दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों विकल्प कैसे सही हो रहा है? देखिए, ये जो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है ये अशोक से संबंधित है, यानी इलाहाबाद का अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना मिलती है, इसीलिए इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख को अशोक और समुद्रगुप्त दोनों से संबंधित किया गया। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। देखिए, एक बात यहां पर समझ लीजिए, ये जो प्रशस्ति शब्द है इसका अर्थ होता है राजा की स्तुति। क्लियर है? यानी हरिशेन ने संस्कृत भाषा में राजा की स्तुति इस पे लिखी है। किस राजा की? समुद्रगुप्त की, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब ये बात क्लियर हो गई हुई। एक बात और याद रखिएगा, ये जो समुद्रगुप्त है इसने ताम्र मुद्रा का प्रचलन किया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना देता है? तो अभी आपने पढ़ा है समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी एक बात और आप ध्यान में रखेंगे, ये जो समुद्रगुप्त है यह प्रश्न पूछा गया था कि किस राजा ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी? तो आपका जवाब होगा समुद्रगुप्त ने। यह भी प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, बी। किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और राजाओं के नाम मिलते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का जो जिक्र है वो है राजा महेंद्र का, जो आपसे मूल प्रश्न में पूछा गया है। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, लेकिन बाद में ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति के तहत उनको कृपा देते हुए स्वतंत्र कर दिया। किस नीति के तहत? ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति के तहत। किसके द्वारा यह बात की जा रही है? तो यह बात की जा रही है समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला है प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? जहांगीर का, यानी प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में भी देख लीजिए। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देती है, और इसकी रचना आपको पता है कि हरिशेन ने की थी। कनिंघम के अनुसार ये लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था, और अकबर ने कौशाम्बी से मंगवाकर इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। इस पर जहांगीर का लेख पहली बार, रानी का अभिलेख और अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए थे वो भी इस पर उत्कीर्ण कराया गया। क्लियर है? तो अब सारी बातें स्पष्ट हो गई। किस पे? जहांगीर का लेख, रानी का अभिलेख और अशोक के द्वारा जो कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने का निर्देश दिया गया था वो भी इस प्रयाग प्रशस्ति पर उत्कीर्ण है। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो याद रखिएगा, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की थी, यानी प्रश्न संख्या 13 का यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। पृथिव्या प्रथम वीर ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इतिहासकार तेजराम शर्मा की पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज में इस बात का उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया और उसके बाद उसने पृथिव्यामा परिपथ की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? पृथिव्यामा परिपथ की। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर कहा जाता है पृथिव्यामा प्रतिरथ। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 14 स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है
पहला स्टेटमेंट लिखा है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर दूसरा कह रहा है कि उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। ये यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि जो देवी चंद्रगुप्तम है इसकी रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, लेकिन दूसरा गलत है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। और आगे लिख रहा है कि वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। किसके बारे में? हरिसेन के बारे में। तो ये बात सही है, अभी आपने पढ़ा। यानी यहां पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त थे। इससे गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचना प्राप्त होती है। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचना कहां से मिलती है, तो विशाख दत्त के द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से। क्लियर? और बाकी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश का नाम लिखा है और दूसरी तरफ उनके राज्य का नाम लिखा है। इसमें पहला नाम दिया गया धनंजय का, तो धनंजय को आप किससे सुमेलित करेंगे? तो आपका सही जवाब होगा यहां पर तीसरे से, कुस्तलपुर से। यानी यहां पर ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे, धनंजय को कुस्तलपुर से। नीलराज की बात करें तो नीलराज को आप अवमुक्त से सुमेलित करेंगे, यानी बी को पहले के साथ। यदि हम बात कर लें उग्रसेन की, तो उग्रसेन को आप कोरिलेट करेंगे पालक्का से, यानी सी को चौथे के साथ। और डी विकल्प में लिखा है विष्णु गोपा, विष्णु गोपा को आप सुमेलित करेंगे कांची से, यानी डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। देखिए, विष्णु गोपा के बारे में अभी हमने आपको समुद्रगुप्त को एक्सप्लेन करते समय इसको कोरिलेट कराया था कि समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक कौन था? विष्णु गोपा। देखिए यहां पर उसको सुमेलित करने के लिए पूछ लिया गया है। यहां पर जो सही क्रम होगा वो होगा 3 1 4 2 का, और 3 1 4 2 के आधार पर यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प बी, चंद्र की स्मृति में। ठीक है? यानी यहां प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से समझिए कि दिल्ली में एक मेहरौली स्थान है, वहां पर एक लौह स्तंभ है जिसको मेहरौली लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है। अब इस चंद्र नामक राजा को गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से इसको जोड़ा गया। एक मान्यता के आधार पर 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास जो है ये विष्णुगिरी में स्थित था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये विष्णु जी का उपासक था, और भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण किया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित है। क्लियर है? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो याद रखिएगा, अगर हूणों के आक्रमण से विचलित करने की बात है तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, गुप्त राजवंश। प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हूणों का जो पहला भारतीय आक्रमण था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है, और स्कंदगुप्त के हाथों हूण बुरी तरीके से परास्त हुए थे। याद रखिएगा, हूणों का ये जो धावा था इससे तात्कालिक प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन परोक्ष रूप से जो गुप्त साम्राज्य का पतन था उसकी गति तेज हो गई। याद रखिएगा, गुप्त काल के राजा स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी के अंत में और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने अपना कब्जा कर लिया था। क्लियर है? तो ये फैक्ट याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हूण सरदार मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा, नरसिंह गुप्त ने हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो अभी आपने पढ़ा है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पूछा जा रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था उसका क्या नाम है? तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। मैंने कहा था आपसे कि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? फिर रिपीटेड प्रश्न है, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। कहां से? भीतरी स्तंभ लेख से। ए विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा,
ये जो भीतरी स्तंभ लेख है ये कहाँ से मिला? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजीपुर, और गाजीपुर जिले में एक तहसील है सैदपुर तहसील। सैदपुर तहसील में भीतरी नामक एक स्थान है, वहां से ये स्तंभलेख मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया भीतरी स्तंभलेख। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण मिलता है। याद रखिएगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि हूणों को सबसे पहले जो गुप्त सम्राट जिन्होंने इनको पराजित किया था उनका नाम स्कंदगुप्त था। अगला प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा इसका कारण नहीं था? यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां पर आपका सीधा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अरब आक्रमण। ये गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है, क्योंकि गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में ये अरबों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको जब विक्रमादित्य की उपाधि के संदर्भ में बताया था तो मैंने इसका वहां पे जिक्र किया था। अब ये प्रश्न के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, तो आपका प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। शक विजेता के तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया तो उन्हें शक विजेता कहा गया। पश्चिम भारत के अंतिम शासक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त करके पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। तो यह भी बात याद रखेंगे कि किस अंतिम शक राजा को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, तो आपका जवाब होगा रुद्र सिंह तृतीय। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि शकों को हराने के ही बाद उन्होंने सकारी की उपाधि भी धारण की थी, और उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो याद रखिएगा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का सी विकल्प सही हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। याद रखिएगा, जिसको गुप्त काल में इस रजत सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक या रूपक कहा जाता था। क्लियर है? और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण कराया था। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, तो याद रखिएगा सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। और ये जो दीनार शब्द है ये कहां से लिया गया, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दीनार शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात और आपको पूछी गई है, पूछा गया कि अश्वमेघ प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं ये किसके द्वारा प्रचलित कराए गए? तो आपका जवाब होगा समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्कों को प्रचलित कराया गया। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के द्वारा। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। तो सबसे पहली बात, फाहियान कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री। और किसके शासनकाल में यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। अगला है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां नहीं पर ध्यान देंगे। पहला दिया गया है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का संबंध मंदसौर अभिलेख से, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया पथिक, इसका संबंध तक्षशिला अभिलेख से, यह भी सही है। अगला दिया प्रभावती गुप्ता और इसका संबंध बताया जा रहा है उदयगिरी गुहा लेख से, ये गलत है। अभी आपने पढ़ा है कि उदयगिरी गुहा अभिलेख से किसका संबंध है? चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है, इसलिए यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर उदयगिरी गुहा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है। और अगला दिया एरन अभिलेख, इससे समुद्रगुप्त का संबंध है, यह भी यहां पर सही दिया है। यानी प्रश्न संख्या 27 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, ये जो यहां पर दिया गया है उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, यहां पर प्रभावती गुप्ता का नाम लिखा हुआ है और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है इस नाम से संबंधित। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, ये जो प्रभावती गुप्ता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, पहली बात। एक बात और याद रखिएगा कि प्रभावती गुप्ता का जो विवाह है ये रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय। और ये जो रुद्रसेन द्वितीय है ये वाकाटक शासक था। ठीक है, ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर प्रभावती गुप्ता से संबंधित अभिलेख की बात कर लें तो जो रिद्धपुर अभिलेख है वो प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। इसी प्रकार पूना का ताम्र लेख जो है ये भी प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। तो ये सभी बातें यहां पर याद रखेंगे। अब एक बात और पूछी गई आपसे, यहां पर लिखा हुआ तो जिक्र कर लिया जाए। ये जो मंदसौर अभिलेख है इस पर पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख है।
क्लियर है? किसका? पटवाय श्रेणी का उल्लेख किसमें है? मंदसौर अभिलेख में। एक प्रश्न और पूछा गया कि गुप्त शासक रामगुप्त का नाम किस पर है? तो याद रखिएगा, गुप्त शासक रामगुप्त का नाम अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख पर है। किस पर? संजन ताम्र लेख, जिस पर, जो कि अमोघ वर्ष का है, इस पर रामगुप्त का नाम है। तो इतनी बातें आप इससे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। यहां पर सूची दी गई है और इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ शासक का नाम है, दूसरी तरफ उनकी जो रानियां थी यानी पत्नी, उनका नाम दिया है। अब यहां पर पहला दिया है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। क्लियर है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए, बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कोरिलेट कराया जा रहा है, यदि आपने इन चीजों को सही से रिकॉल करके बार बार रिवीजन करके याद रखा तो प्रश्न इसके बाहर नहीं बनेंगे। पहला दिया गया है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त कहां पे? कुमार देवी, यानी एक और तीसरे के साथ। समुद्रगुप्त की बात कर लें तो ये दत्ता देवी से सुमेलित हो जाएंगे, यानी बी को पहले के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किससे आप सुमेलित करेंगे? तो कुबेर नागा के साथ, यानी आप सी को सुमेलित करेंगे दूसरे के साथ। और यदि हम बात करें कुमारगुप्त प्रथम की, तो कुमारगुप्त प्रथम को आप सुमेलित करेंगे अनंत देवी के साथ, यानी डी को चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। तो यहां पर आपका जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। देखिए, एक प्रश्न याद आ रहा है, ये जो कुमारगुप्त प्रथम है, इनकी पत्नी का नाम तो आप जान गए, क्या नाम है इनकी पत्नी का? अनंत देवी। एक प्रश्न में पूछा गया कि ध्रुव देवी किसकी माता है? तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम ध्रुव देवी। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये सभी बातें कोरिलेट करके आप याद रखेंगे और यहां पर आपका 3 1 2 4 के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो किस पर निर्भर हो गए? तो याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गए। क्लियर है? तो यानी यहां प्रश्न संख्या 29 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? देखिए, ये जो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, जो गुप्त काल में जो प्रमुख बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो इसलिए आपका यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प यहां सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, ये कहां था? ये बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था और यहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। क्लियर है? यदि हम पश्चिम भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात कर लें तो पश्चिम भारत के प्रमुख बंदरगाह में भृगु कच्छ अर्थात भड़ौच था और यहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, जो अभी पिछले प्रश्न में भी पूछा गया था। इस काल का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति, जो मैंने अभी आपको बताया। अन्य बंदरगाहों में जैसे भृगु कच्छ, जिसको भड़ौच के नाम से जानते हैं, कल्याण था, काम्बे था, ये सभी यहां से उत्तर भारतीय व्यापार होते थे। लेकिन प्रश्न में आपसे सर्वाधिक उपयुक्त की बात की जा रही है, इसलिए आपने यहां पर ताम्रलिप्ति कहा, नहीं तो यहां पर सभी विकल्प जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 में से 1 का चयन करना है, तो यहां पर आपने ताम्रलिप्ति का चयन किया। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? सेम प्रश्न रिपीट हुआ और यहां पर ताम्रलिप्ति सबसे प्रमुख है, लेकिन भड़ौच, कल्याण और काम्बे यहां से भी व्यापारिक ये बंदरगाह हैं, इसलिए यहां पर, और विकल्प ई में देखिए लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए यहां पर ई विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। यहां पर विकल्प सी को आप देखिए, विकल्प सी में लिखा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इसका मतलब यह है कि भारत ने जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए रखे थे, उसका प्रमुख कारण यह था कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, इनके द्वारा समुद्री यात्रा सुगम हो सकती थी। क्लियर है? अगला देखिए, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 32 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी श्रेणी संगठन के बारे में आपको देखना है।
यहां पहला दिया गया है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी तथा प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखिएगा राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। क्लियर है? श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी और स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का काफी महत्व था। क्लियर है? तो यानी यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, जबकि राजा का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं होता था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 33 का दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट श्रेणी के संदर्भ में सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 33 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए। जैसे एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि गुप्त काल में राज पदाधिकारियों के लिए दो पद का उल्लेख है, किसका किसका? सचिव और मंत्री का। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि राज पदाधिकारियों के लिए दो पद सचिव और मंत्री के ये किस काल में उल्लेखित है? तो याद रखेंगे गुप्त काल में। इसी प्रकार से एक शब्द प्रयोग होता है कंचुकी। तो ये जो कंचुकी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा अंतःपुर के जो प्रभारी होते थे उनके लिए कंचुकी शब्द का प्रयोग होता था। देखिए यहां पर शब्दों से कोरिलेट करके बहुत प्रश्न पूछे गए। जैसे एक प्रश्न और कोरिलेट करिए, पूछा जाता था भुक्ति किसे कहा जाता था? तो राज्य या प्रांत को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों को आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये जो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में जो केंद्र थे वो किसके थे? ये वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए वस्त्रों की बात हुई तो यहां पर एक प्रश्न और कोरिलेट कर दें कि आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि गुप्तों ने पतलून पहनना किससे सीखा था? तो याद रखिएगा कुषाणों से। ठीक है, तो ये भी बात आप इसके साथ याद रखेंगे। यहां पर ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, पूछा जा रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो याद रखिएगा यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में ये दिया गया है। ठीक है, तो यानी यहां पर प्रश्न संख्या 35 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मौर्य वंश के समय में दरबार की जो दुरभिसंधियां थी वो इसमें उल्लेखित है। डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन बताया और विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य की कृतियों पर प्रकाश पड़ता है और इस आधार पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जो दरबार में दुराभिसंधियां थी उनका वर्णन विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में मिलता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो देखिए यहां पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शन सुश्रुत है इनका संबंध इसी विषय से है। इन्हें शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर इनकी टाइमिंग की बात करेंगे तो ये गुप्त काल के काफी बाद के हैं, इसलिए यहां पर कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषय के लिए जाना जाता हो। इसलिए यह प्रश्न क्या हो जाएगा? विवादित हो जाएगा। आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। यहां पर जो मैं बात कर रहा था सुश्रुत की, इन्हें शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे और इनका जो काल है वो लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जो विकल्प में नाम दिया गया था सौनक, ये ऋग्वैदिक कालीन ऋषि थे। एक विकल्प में नाम दिया गया था शूद्रक, ये गुप्तकालीन नाटककार थे। इसी प्रकार जो विकल्प में सौमिल्य नाम दिया है ये भी गुप्तकालीन नाटककार थे और इनका कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गुप्त काल में ऐसा इसमें से कोई नाम नहीं है जिसको आयुर्विज्ञान से कोरिलेट किया जाए। यही प्रश्न आपसे बिहार लोक सेवा आयोग में भी पूछा गया था और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर सुश्रुत माना है। क्लियर है? तो यहां पर इसलिए यह प्रश्न क्या हो जाएगा? विवादित। देखिए अगला प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाना जाता है और उन्होंने इसका आंसर ए माना था, सुश्रुत। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भास्कराचार्य हैं ये प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, इसलिए इनका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है। प्रश्न संख्या 38 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए जरा इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धन्वंतरी की। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया कि 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में, और उन 9 रत्नों में धन्वंतरी शामिल था।
और ये आयुर्वेद शास्त्र का प्रकांड पंडित था। तो ये धन्वंतरि तो पास। अब अगला नाम है चरक और सुश्रुत का। ये भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक का जो संबंध है वो कनिष्क के दरबार से है और चरक ने ही चरक संहिता नामक रचना भी की। जो बात कर रहा था मैं भास्कराचार्य की, ये भास्कराचार्य खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा, इसी सिद्धांत शिरोमणि, ये जो इनकी रचना थी, इसी का ही एक भाग है लीलावती। ठीक है, तो लीलावती पूछा जाए किससे संबंधित है तो आपका जवाब हो जाएगा भास्कराचार्य से। इन ग्रंथों में गणित और खगोल विज्ञान संबंधित विषय दिए गए हैं। क्लियर है, तो ये बातें याद रखेंगे। और आपसे कई बार ये पूछा जा चुका है कि सिद्धांत शिरोमणि किससे संबंधित है, तो आपका सीधा जवाब होगा भास्कराचार्य से। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि लीलावती के लेखक थे। देखिए प्रश्न आ गया, आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, भास्कराचार्य। प्रश्न संख्या 39 का सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि यहां पर जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। प्राचीन काल भारत जो था उसमें वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में इन कथनों की सत्यता की जांच करनी है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का प्रयोग आम था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर सही नहीं है। क्लियर है, याद रखिएगा, उस काल या उसके बाद तक अंग प्रत्यारोपण अभी संभव नहीं हो पाया था। क्लियर है, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। यह भी कथन यहां पर सही है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। चौथा कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह भी बात यहां पर सही है, यानी यहां पर पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 40 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो गुप्त काल था, उस गुप्त काल में 5वीं सदी तक भारत में जो त्रिकोणमिति में ज्या यानी साइन, कोज्या यानी कोसाइन, उत्क्रमज्या यानी इनवर्स साइन, इनका सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। क्लियर है, और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में इनका उल्लेख भी मिलता है। याद रखेंगे, साथ ही साथ जो चौथे स्टेटमेंट में चक्री चतुर्भुज की चर्चा हुई थी, 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त के द्वारा चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। क्लियर है, तो ये बात बिल्कुल आप डिटेल में याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में पूछा जा रहा है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा, फाहियान ने जिस अस्पताल का उल्लेख किया है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। इसलिए प्रश्न संख्या 41 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में ये जो अस्पताल है ये बड़ा अस्पताल था जहां पर निर्धनों को निःशुल्क में दवाएं और भोजन उपलब्ध कराई जाती थी। अगला प्रश्न संख्या 42। पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा छपड़क, यानी यहां प्रश्न संख्या 42 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, अभी आपने जो ऊपर फाहियान का नाम पढ़ा था, यही चीनी यात्री इसके शासनकाल में आया था और इनके समय में 9 रत्नों की चर्चा भी हुई। उन 9 रत्नों में अगर हम सबसे महान कवि की बात करें तो उसमें कालिदास थे, और अगर हम बात करें छपड़क की, जो आपके मूल प्रश्न में पूछा गया है, ये रत्न जो हैं ये फलित ज्योतिषी थे, यानी एस्ट्रोलॉजर थे। क्लियर है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43। पूछा जा रहा है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो याद रखिएगा, कालिदास का जो शासनकाल है इसमें यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अभी ऊपर चर्चा भी हुई है, डी विकल्प यहां सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 43 का। प्रश्न संख्या 44 देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। क्लियर है, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध सीधे आर्यभट्ट से है, यानी यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 44 का। तो याद रखेंगे कि आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इनकी कृति का नाम क्या है, आर्यभट्टी, और इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन भी किया और सर्वप्रथम ये खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न संख्या 45। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। देखिए, मैंने इसका जिक्र अभी किया था पहले, तो स्वर्ण मुद्रा किसे कहते थे, दीनार, और ये शब्द कहां से लिया गया था, लैटिन भाषा से। क्लियर है, तो दोनों बातें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 45 का यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। जब मुद्रा की चर्चा हो रही थी तो मैंने वहां पे दीनार को आपसे कोरिलेट कराया था, तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि चीनी यात्री जो फाहियान था उसने ये बताया कि लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे,
और स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला है प्रश्न संख्या 46। पूछा जा रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दिनार कहा जाता था, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 47 में कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था, तो इसकी भी आप चर्चा कर चुके हैं। तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थी उनको रुपयक या रूपक कहा जाता था, यानी यहां प्रश्न संख्या 47 का सी विकल्प सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो गुप्त काल के सिक्के हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा राजस्थान राज्य का भरतपुर या बयाना। क्लियर है? और आप जानते हैं चांदी के सिक्कों को रूपक और स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला है प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त शासक था ये जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। प्रश्न संख्या 48 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में वो पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों जैसे श्रीगुप्त या घटोत्कच, इनके द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आगे आप समुद्रगुप्त के द्वारा कई बार सिक्के जारी किए गए हैं, लेकिन वो बाद के हैं। लेकिन यहां पर पहला शासक क्या जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला देखिए प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा, तो याद रखेंगे कि जो स्त्री और शूद्र थे वो किस भाषा को बोलते थे, प्राकृत को, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। क्लियर है? ये बात दोनों याद रखेंगे आप। अगला है प्रश्न संख्या 50। पूछा जा रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है वो एरण से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है ये अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री जो है वो सती हुई थी। इस बात का इसमें उल्लेख एरण अभिलेख में है। अगला है प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, यानी प्रश्न संख्या 51 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम समय की बात कर लें तो इसकी जो आरंभिक तिथि है वो है 319 ईस्वी। क्या है, 319 ईस्वी। क्लियर है? और गुप्त संवत का जो प्रवर्तक है वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। आगे प्रश्न संख्या 52 में आपको सुमेलित करने के लिए पूछा जा रहा है। पहला नाम है सम्राट अशोक का। याद रखिएगा सम्राट अशोक को प्रियदर्शिनी कहा जाता था, यानी यहां पर आप एक को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात कर लें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त को पर क्रमांक कहा जाता है, यानी बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लें तो अभी आपने पढ़ा इनको विक्रमादित्य, यानी सी को चौथे के साथ। और स्कंदगुप्त की बात कर लें तो स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता था, क्रमादित्य, यानी डी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां जो सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 2 1 4 3 का। देखिए स्कंदगुप्त की बात हुई है तो यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसको कहते हैं कहोम अभिलेख। इस कहोम अभिलेख में ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा गया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ककूम कहा गया। क्या कहा गया, ककूम। याद रखेंगे। और यहां पर जो सही कोड बना है 2 1 4 3 का बना है, तो यहां पर 2 1 4 3 के आधार पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा जा रहा है कि नगरों का जो क्रमिक पतन है किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपने पहले इसको पढ़ा भी है कि जो नगरों का क्रमिक पतन है वो गुप्त काल में होने लगा, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 का ए विकल्प। अब यहां पर अगर आपको उदाहरण पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये जो पाटलिपुत्र है ये एक प्रमुख नगर था और हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। क्लियर है? यानी ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो नगरों का क्रमिक पतन है वो गुप्त काल में हो रहा था। इसी प्रकार मथुरा जैसा प्रमुख नगर, कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र, ये सभी गुप्त काल में हास की तरफ बढ़ रहे थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, गुप्त वंश ने, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 54 का ए विकल्प सही हो जाएगा। गुप्त वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे।
यहाँ एक बात और याद रखिएगा, भूमि दान के साथ साथ जो गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय थी वो भी ग्रहिता को ही सौंप दी जाती थी। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 55। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा गया? तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में जो गुप्त वंश का शासन काल था उसे स्वर्ण युग कहा गया। देखिए एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था इसी से कोरिलेट करके कि किस आधार पर गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया? तो याद रखेंगे, जो कला और साहित्य में जो प्रगति हुई थी इसके आधार पर कहा गया गुप्त काल को स्वर्ण युग। ठीक है, याद रखेंगे, यहां सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गुप्त काल को इतिहासकारों ने स्वर्ण युग कहा, यानी इसको क्लासिक युग कहा गया। ठीक है, इसे भारत का पेरी क्लीन युग भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पेरी क्लीन युग किसे कहा जाता है तो वो गुप्त काल को। क्लियर है? इसमें सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि महान सम्राटों का ये काल था, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का ये काल था और भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल था। साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं, लेकिन प्रमुख तौर पे आप याद रखेंगे कि इसमें कला और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ था, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा गया। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो याद रखिएगा, यहां पर कोई भी ऐसा काल आप नहीं कह सकते हैं कि जहां पर आप ये कह सकें कि स्त्रियों की पुरुषों के साथ बराबरी थी, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अगर हम ऋग्वेद के काल को छोड़ दें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। अगर हम गुप्त, मौर्य या चोल काल की भी बात कर लें तो यहां पर भी स्त्रियों की स्थिति, कुछ सीमित प्रसंग ऐसे हैं जहां पर उनकी अच्छी स्थिति को दिखाया गया, नहीं तो अधिकतर जगह जो साक्ष्य मिले हैं वो उनकी दयनीय स्थिति को ही दर्शाते हैं। क्लियर है? इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प सही हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 57। पूछा जा रहा है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, उपज का छठा भाग यानी 1/6 थी। ठीक है, 1/6 थी, इसलिए प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, उपज का छठा भाग। याद रखिएगा, ये जो उपज का छठा भाग था ये कर के रूप में राजा को देना होता था। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उनको अपने उपज का एक भाग राजा को 1/6 देना पड़ता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग और भागकर कहा गया है। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखेंगे, उद्रंग और भागकर, ये गुप्त अभिलेखों में भूमि कर से संबंधित नाम है। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया कि भूमि माप की इकाई क्या थी गुप्त काल में? तो याद रखेंगे, निवर्तन। निवर्तन जो थी ये भूमि माप की इकाई थी गुप्त काल में, याद रखेंगे, और ये उपज का 1/6 था। फिर से रिपीटेड है, पूछ रहा है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व दर क्या है? तो याद रखेंगे 1/6, यानी यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखिए, पूछ रहा है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो याद रखिएगा, यहां पर भी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, उपज का छठवां भाग। अगला है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो याद रखिएगा, जो बिना जोती गई जंगली भूमि था उसको गुप्त काल में अप्रहत कहा जाता था। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 60 का ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था और यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो याद रखिएगा, ये भूमाप से संबंधित इकाई थी, कुल्यावाप और द्रोणवाप। इस प्रकार प्रश्न संख्या 61 का ए विकल्प आपका आंसर हो गया। यहां पर कुल्यावाप और द्रोणवाप के साथ अधवाप को भी याद रखेंगे, ये तीनों भूमि माप की इकाइयां थी, किसमें? गुप्त काल में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 62। पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित भूमि भूदान में दी जाती थी? तो याद रखिएगा, ब्राह्मणों को, यानी यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। गुप्त काल में जो कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी वो ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी, सी विकल्प सही हो गया। याद रखिएगा, गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको क्या कहते थे? तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता था अग्रहार, यानी अग्रहार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दान जो दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी और इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। यानी इस प्रकार का जो भूमि दान है वो एकमात्र उद्देश्य था धार्मिक और शैक्षणिक। अगला है प्रश्न संख्या 63। पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, विदक भागम। क्या कहते थे? विदक भागम, ये सिंचाई कर को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 63 के यहां पर ए विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्राचीन काल में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे या इसे उदक भाग भी कहा जाता था। क्लियर है? याद रखिएगा,
हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। जो हिरण्य वहां विकल्प में दिया गया था, ये मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। क्लियर है? और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या उदरंग कहा जाता था। किसको? भूमि कर को। तो ये सभी बातें आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 64 पूछा जा रहा है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, लौह यंत्रों या उपकरणों के लिए तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। इसलिए यहां प्रश्न संख्या 64 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटाशाला, कदूरा, चौल किस लिए विख्यात थे? तो याद रखिएगा, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में ये विख्यात थे। ठीक है? कौन कौन? घंटाशाला, कदूरा और चौल। ठीक है? ये सभी गुप्त काल के बड़े बंदरगाह थे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 65 का ए विकल्प यहां सही हो जाएगा। ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, जिनका नाम अभी यहां लिया गया। याद रखिएगा, ये बड़े बंदरगाह थे जहां पर विदेशों से व्यापार होता था। अब यहां पर जो घंटाशाला है और कंदूरा है, ये पूर्वी तटीय शहर थे, और जो चौल था ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर था। ये भी डिफरेंशिएट करके आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 66 पूछा जा रहा है कि तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो याद रखिएगा, जो तोरमाड़ था ये हूण था। ठीक है? यानी यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 66 का, वो हो जाएगा विकल्प बी। याद रखिएगा, तोरमाड़ जो था ये भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ जो लेख मिला है, उससे इस बात का पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका सीमांत था। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो तोरमाड़ है ये दूसरे हूण आक्रमण का नेता था, और इसके बारे में जो उल्लेख है वो कहां से मिल रहा है? तो एरण नामक स्थान से जो वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है उसमें तोरमाड़ का जिक्र है, और उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जो धन्य विष्णु है वो उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष उसका सामंत था। प्रश्न संख्या 67 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यदि आपको याद हो तो पिछले एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने इसको कोरिलेट किया था। जब हूणों की चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको यह बताया था कि मिहिर कुल को पराजित किया था गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नरसिंह गुप्त तो इसमें विकल्प में नहीं दिया है। तो याद रखिएगा, नरसिंह गुप्त के अलावा मालवा नरेश यशोधर्मन ने भी मिहिर कुल को पराजित किया था। इसलिए प्रश्न संख्या 67 का यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यशोधर्मन। क्लियर है? याद रखिएगा, चीनी यात्री वेनसांग और मंदसौर लेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त और उसके बाद मालवा नरेश यशोधर्मन ने भी मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 68 पूछा जा रहा है कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया उसका नाम क्या है? तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, सुंग युन। ठीक है? यानी यहां प्रश्न संख्या 68 का सी विकल्प सही हो जाएगा। सुंग युन जो था ये 6ठी शताब्दी अर्थात 518 ईस्वी में भारत आया था, और इसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की हैं। और ये कैसा यात्री था? तो ये चीनी यात्री था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 69 पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा पर कब आया था? तो अभी आपने पढ़ा है ये कब आया था? 518 ईस्वी में। तो यहां पर ये डेट किसमें आती है? तो यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 515 से 520 के बीच। यानी यहां प्रश्न संख्या 69 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो सत्य हैं उनको फाइंड आउट करिए। पहला दिया गया है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी आपने पीछे चर्चा भी इसकी देखी थी। अगला करा है कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। ये भी बात सही है। अभी आपने देखा कि ब्राह्मणों के लिए भूमिदान की व्यवस्था गुप्त काल में थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 70 का सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। प्रश्न संख्या 70 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा, मौर्य शासकों के विपरीत जो गुप्त वंशी शासक थे ये दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है? और बाकी आपने यहां पर देखी है। जहां तक की बात रही गुप्त प्रशासन के केंद्रीकृत होने की, तो ये केंद्रीकृत नहीं था, ये संघात्मक था। अर्थात गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राजा था। ठीक है? और जो सामंत और जो प्रांतीय शासक थे वो अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्र अनुभव करते थे। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 71 प्रश्न संख्या 71 में पूछा जा रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखिए, अगर हम बलात् श्रम यानी विष्टि के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वही सही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत था, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था ये, ठीक है? तो यानी यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 71 का। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरी गुहा लेख है या जो प्रभावती गुप्ता का रिद्धपुर अभिलेख है, ये सभी अभिलेख गुप्तकालीन विष्टि अर्थात बेगार, बलात् श्रम या अन्य प्रकार के करों के बारे में उल्लेख करते हैं। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। और ये जो गुप्त काल में विभिन्न अवसर पर राजाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर के रूप में से बना दिया गया था, जिसके तहत मजदूर, शिल्पकार, कृषक इनको अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसको आप बलात् श्रम कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि इनका जिक्र भी कहां पर है। अगला है प्रश्न संख्या 72। पूछा जा रहा है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल का जो उद्भव है यानी इसका जो ओरिजिनेट है ये कहां पर हुआ। तो याद रखिएगा शतरंज खेल का जो ओरिजिनेट प्लेस है वो है भारत, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 72 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा महाभारत में शतरंज को चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत से ये ईरान और उसके बाद ये यूरोप में पहुंचा। अगला है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में पूछा जा रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। तो याद रखिएगा इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। तो याद रखेंगे मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक के द्वारा, और इसमें धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है, यानी ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, इस रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और उसके नगर जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात कि इससे यह भी पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों और पुराणों के श्रवण का अधिकार मिल गया था। तीसरी बात जो मूल प्रश्न में पूछी गई थी कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण सातवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन इस मृच्छकटिकम में किया गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74। पूछा जा रहा है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो याद रखिएगा प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का योगदान है, यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो महर्षि कपिल हैं ये सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते हैं और इन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। क्लियर है? और प्रश्न संख्या 75 देखिए, पूछा जा रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो कौन सी है। तो अभी चर्चा हुई है सांख्य दर्शन, यानी यहां प्रश्न संख्या 75 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 76। पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, सेम आंसर होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, कपिल के द्वारा। प्रश्न संख्या 77 देखिए, यहां पर स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उनको फाइंड आउट करिए। पहला कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है? आप सभी को पता है कि जो सांख्य दर्शन है वो पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करता है। क्लियर है? तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जा सकता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। यानी अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है तो सांख्य दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान ही आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 77 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? यानी जो सांख्य दर्शन है ये अज्ञानता को ही दुखों का कारण मानता है, पहली बात, और विवेक ज्ञान को मुक्ति का एकमात्र उपाय बताता है। देखिए इससे कोरिलेट करके प्रश्न आपसे पूछा गया, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूं। तो याद रखिएगा एक प्रश्न क्या पूछा गया? पूछा गया आपसे कि सांख्य दर्शन, बीईओ का पेपर हुआ था उसमें मैच करना था। पूछा गया कि सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो यहां पे है ना कि मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या? विवेक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान से है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 78। पूछा जा रहा है कि इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पूछा जा रहा है कि कथन 1 में कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी यहां पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसलिए प्रश्न संख्या 78 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो सांख्य दर्शन है ये जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है ऐसा मानता है। दूसरी बात, यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 79।
पूछा जा रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। यानी यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए कई बार पूछा गया है। आप सभी को पता है कि योग के बारे में चर्चाएं तो बहुत पुराने समय से है। आपके उपनिषदों में, महाभारत में, भगवत गीता में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी में योग संबंधी बातें कही गई हैं। लेकिन सर्वप्रथम उसको सुबद्ध तरीके से दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अगर विवेचना की तो किसने की? महर्षि पतंजलि ने की, और इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 80। पूछा जा रहा है कि योग के आविष्कारक, तो अभी चर्चा हो गई, पतंजलि। यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा यहां पर जो दिए गए हैं उसमें अनुस्मृति ये अष्टांग योग का अंश नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 81 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये अष्टांग क्या है। तो याद रखिएगा महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए। इसमें क्या क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ठीक है, ये 8 अंग हैं। ठीक है, तो इसमें अनुस्मृति नहीं है। क्लियर है? याद रखिएगा महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। क्लियर है? चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में। इतनी बातें आपने दी, और इन्होंने योग सूत्र की रचना की, आपने ऊपर पढ़ा। यानी योग सूत्र की रचना के कारण ही पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। और अब आपने इनके अष्टांग योग को भी देखा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। पूछा जा रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कौन? पतंजलि। यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 82 का। याद रखिएगा भाष्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो है ये शुंग वंश के जो संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग, इनके समकालीन थे। अगला प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में पूछा जा रहा है कि नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए यहां पर नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक को लेकर यहां जो विकल्प दिए गए हैं, यहां पर विकल्प बी और डी दोनों सही है, क्योंकि इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग राय है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 83 का बी और डी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे सही है। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी थे जिनका नाम था उदयन। इनको उदयनाचार्य के रूप में भी जाना जाता है। ये न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे, और इनकी एक रचना है उदयन की, वो है कुसुमांजलि। और कुसुमांजलि को ही नव न्याय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार कुछ विद्वानों का मत है कि जो उदयन है वो नव्य न्याय दर्शन के वास्तविक संस्थापक है, जबकि कुछ विचारक ऐसे हैं जो गंगेश को, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया, वो उसको अपना संस्थापक मानते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर बी और डी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में पूछा जा रहा है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के निषेध करने वाली ये युक्ति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये युक्ति चारवाक संप्रदाय से, यानी चारवाकों से है। यानी प्रश्न संख्या 84 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा भारतीय दर्शन में जो चारवाक दर्शन है इसे जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक माना जाता है। क्लियर है? और इन्होंने इस वाक्य के लिए अपना स्टेटमेंट दिया है। अगला देखिए, यानी ये पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। अगला प्रश्न संख्या 85। पूछा जा रहा है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है कौन सा दर्शन? तो याद रखिएगा केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को जो स्वीकार करता है उसे कहते हैं उस दर्शन को चारवाक। ठीक है? अब यहां पर एक बात और देखिए, अभी आपने ऊपर देखा कि इन्होंने पुनर्जन्म का निषेध किया। दूसरी बात, यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार, इसका मतलब यह है कि ये नास्तिक विचारधारा के समर्थक थे। क्लियर है? क्योंकि हर चीज का ये प्रत्यक्ष प्रमाण खोजते थे। यानी प्रश्न संख्या 85 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों के प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि कौन सा संप्रदाय किन प्रमाणों को स्वीकार करता है। यदि हम बात कर लें बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय की, तो ये प्रत्यक्ष और अनुमान केवल 2 प्रमाणों को ही स्वीकार करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक। इसी प्रकार से बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान, इन 2 प्रमाणों को स्वीकार करता है। यदि हम बात कर लें जैन, सांख्य, योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन की, तो ये जो दर्शन है ये इन दोनों के साथ साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। यानी जैन, सांख्य, योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों प्रमाण को माना जाता है। यदि हम बात कर ले न्याय दर्शन की, तो न्याय दार्शनिक जो है ये प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। यदि हम प्रभाकर मीमांसा की बात कर लें, तो
इन चारों प्रमाणों के साथ साथ अगर इसमें अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाए तो ये प्रभाकर मीमांसा से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे भट्ट मीमांसा या अद्वैत वेदांत दर्शन में, तो इसमें इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी अगर प्रमाण मान लिया जाए तो ये भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत से संबंधित हो जाएगा। और जो आपके मूल प्रश्न में पूछा गया कि जो चार्वाक दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 86। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो चार्वाक के अनुसार जो सर्वोच्च मूल्य है वो है आपका काम, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो चार्वाक दर्शन है ये भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ मानता है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या जो मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ जो है ये सुख की प्राप्ति का साधन है। चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 87। पूछा जा रहा है कि चार्वाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा जो चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है ये लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, यानी यहां प्रश्न संख्या 87 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। याद रखिएगा ये जो चार्वाक दर्शन है अभी आपने जाना था ये भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे कई जगह पूछा गया है कि किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा चार्वाक दर्शन को। और इसके प्रणेता कौन है? चार्वाक। और ये नास्तिक विचारधारा को अपना इस पर आधारित है। अभी इसकी चर्चा हुई थी, क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने। तो याद रखिएगा न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, यानी प्रश्न संख्या 88 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो न्याय दर्शन है इसका प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। याद रखिएगा जी ये जो न्याय है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय, और न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। और न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो क्या है? गौतम कृत न्याय सूत्र है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 89। पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे, यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार 90 में भी पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो आपका जवाब होगा गौतम, यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 91। पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गौतम, यहां पर भी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखिए कुछ और दर्शन उनके प्रवर्तक का नाम है, जैसे न्याय दर्शन से संबंधित गौतम है, सांख्य दर्शन से संबंधित कपिल है, वैशेषिक के कणाद है और मीमांसा के जैमिनी है। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। अगला है प्रश्न संख्या 92। पूछा है कि मीमांसा की प्रणेता कौन है। तो अभी आपने पढ़ा कि मीमांसा की प्रणेता कौन है? जैमिनी, यानी प्रश्न संख्या 92 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा, जैमिनी। क्लियर है? देखिए मीमांसा का जिक्र हुआ है तो यहां पर एक पुस्तक याद आ रही है, काव्य मीमांसा। एक प्रश्न पूछा गया था कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा राजशेखर, ये काव्य मीमांसा के लेखक है। ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 93। यहां पर आपको दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के उनके तरीके को सही सुमेलित करना है। इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था, ये बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। यहां पहला दिया है न्याय दर्शन। देखिए ये जो न्याय दर्शन है ये किस पर आधारित है? अभी आपने पढ़ा है ये तार्किक चीजों पर आधारित है, यानी तर्क या निर्णय पर आधारित, क्योंकि न्याय का अर्थ ही होता है तर्क या निर्णय। तो न्याय के लिए तर्क या निर्णय को खोजिए, तो यहां पर आपका चौथे से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चौथे से सुमेलित कर देंगे, किसको? न्याय दर्शन को। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मीमांसा दर्शन की। तो मीमांसा दर्शन में क्या है? तो मीमांसा दर्शन में आपने देखा था तीसरे विकल्प में लिखा हुआ था वैदिक अनुष्ठान, तो ये वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है, यानी बी को आप तीसरे से कोरिलेट कर देंगे। और अगला दिया था सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किस पे आधारित है? तो आपने देखा था कि यहां पर विकल्प ए में लिखा हुआ था वास्तविक ज्ञान, और मैंने उस समय बताते समय भी इसको कोरिलेट कराया था आपसे। तो सांख्य दर्शन किससे हो जाएगा? वास्तविक ज्ञान, यानी ये पहले से कोरिलेट हो जाएगा। और यदि हम बात कर ले वेदांत दर्शन की, तो ये आत्मज्ञान से संबंधित है, जो दूसरे में दिया हुआ था। इस प्रकार जो आपका कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4 3 1 2 का। क्लियर है? तो यहां पर 4 3 1 2 के आधार पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर नीचे सूची को सुमेलित करके दिया गया है, यहां पर एक जगह आप देख लीजिए कि न्याय दर्शन तार्किक चिंतन पर आधारित है, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि वेदों को शाश्वत सत्य मानता है। कौन? मीमांसा दर्शन। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का से संबंधित है, और वेदांत जो है ये आत्मज्ञान से संबंधित है, याद रखेंगे। नीचे यहां पर षड दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम लिखे गए, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। न्याय दर्शन गौतम, अभी आपने पढ़ लिया।
पूर्व मीमांसा पूछा जाए तो जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल का नाम पढ़ लिया है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा, ठीक है, तो ये बदरायण, वैशेषिक तो ये उलूक कणाद मुनि, और योग का संबंध किससे है? पतंजलि से। ये सभी नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 94, पूछा जा रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, ठीक है, यानी यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से दर्शन से संबंधित है, बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी आपने जाना कि कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा धर्म दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। अगर हम मीमांसा के प्रखर आचार्य की बात कर लें तो उनका नाम है कुमारिल, और इन्होंने अपने तर्कों से बौद्ध धर्म और उसके दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म और दर्शन को पुनः प्रतिस्थापित किया। क्लियर है? तो याद रखेंगे कुमारिल को भी, कुमारिल भट्ट। अगला है प्रश्न संख्या 95, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि मीमांसा दर्शन में कहा गया कि वैदिक अनुष्ठान या वेद जो है ये शाश्वत सत्य है, इसलिए प्रश्न संख्या 95 का यहाँ सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मीमांसा दर्शन है ये तो वेद को शाश्वत सत्य मानता ही है। यदि हम पूर्व मीमांसा दर्शन की बात करें तो इसमें वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया जाता है, और वहीं अगर हम उत्तर मीमांसा की बात कर लें तो इसमें वेद के ज्ञान कांड के भाग पर विचार किया जाता है। तो इस अंतर को भी आप स्पष्ट याद रखेंगे। अगला है अपूर्व सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अपूर्व सिद्धांत भी मीमांसा से संबंधित है। क्लियर? यानी यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो अपूर्व सिद्धांत है इसका अपूर्व का अर्थ क्या है? तो देखिए अगर आप केवल अपूर्व शब्द को लीजिए, पूर्व का मतलब क्या होता है? पिछला। जैसे कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, तो पूर्व, तो इसके आगे अ लगा है यानी उसको नेगेटिव कर दिया, यानी जो पूर्व में न हुआ हो, ठीक है, यानी जो पहले नहीं था या जो पहले नहीं जानी गई, ठीक है, ऐसी कोई वस्तु, उसको क्या कहते हैं? अपूर्व, ठीक है, यानी जो अपूर्व का सिद्धांत है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है, और मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है, और इसे ही अपूर्व कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 97, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा यदि हम परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित दर्शन को देखें तो यहां पर आपका वैशेषिक दर्शन है, यानी यहां 97 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो सृष्टि का निर्माण है वो अणु से हुआ है, और महर्षि कणाद जो है वो इस दर्शन के प्रवर्तक हैं, अभी आप पहले पढ़ भी चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो देखिए षड दर्शन की अभी बात हुई थी। षड दर्शन की जब बात हो तो इसमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ये सभी क्या है? भारतीय षड दर्शन के भाग है। तो इसमें लोकायत या कापालिक शामिल नहीं है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 98 का। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कि वेदों को मान्यता देने के कारण सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये सभी क्या है? षड दर्शन है। ठीक है, और ये इसे आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो प्रणेता है उनके बारे में आपने पहले पढ़ा भी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 99, पूछ रहा है कि लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोकायत दर्शन अभी आपने पढ़ा है, मैंने वहां पे आपको ध्यान भी दिलाया था, तो याद रखिएगा चारवाक से संबंधित है, सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो चारवाक दर्शन है इसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, और ये जो है भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुखों को अधिक महत्व देता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 100, पूछा जा रहा है आपसे कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक कहे जाते हैं शंकराचार्य, यानी यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी अद्वैतवाद के समर्थक कौन है? शंकराचार्य। अब शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। अब एक प्रश्न आपके यहां पूछा भी गया है कि प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? चार ऑप्शन दे दिए, तो आप अगर पता है कि प्रस्थान त्रयी में क्या क्या तीन चीजें हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता है। क्लियर है? और ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य जो है वो है ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र। ठीक है, तो इन बातों को आप इसमें ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शंकराचार्य हैं इन्होंने ब्रह्म को सत्य माना और जगत को मिथ्या माना है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 101, पूछा जा रहा है कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है। देखिए शंकराचार्य लिखा रहे या शंकर, बोथ आर सेम, तो यहां पर आप किसके साथ जाएंगे? विकल्प डी के साथ जाएंगे, अद्वैतवाद के समर्थक, यानी प्रश्न संख्या 101 का डी विकल्प सही होगा।
अगला है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बौद्ध से संबंध शंकर अर्थात शंकराचार्य का है। प्रश्न संख्या 102 का ए विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई। अगला देखिए प्रश्न संख्या 103 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत के द्वारा मुक्ति प्राप्ति का साधन किसे माना जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ज्ञान को। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 103 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है और इसमें मान्यता दिया गया कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ठीक है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है, तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय से युक्त हो। अब ये साधन चतुष्टय में क्या क्या है, इसके अंतर्गत नित्यानित्य वस्तु विवेक है, इहा मूत्रार्थ भोग विराग है और शमद मादि साधन संपत्ति ये शामिल है और इसके अलावा मुमुक्षुत्व है। ये सभी चार चीजें साधन चतुष्टय के अंतर्गत आती हैं और ज्ञान मार्ग केवल वही उसका अधिकारी है जो साधन चतुष्टय से युक्त है। क्लियर है, तो याद रखेंगे इसको। और विशिष्टाद्वैत दर्शन की अगर हम बात कर लें तो विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानता है और अद्वैतवाद ज्ञान मार्ग को। क्लियर है, बिल्कुल अंतर स्पष्ट याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 104 पूछा जा रहा है कि विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करेंगे तो आपका नाम आएगा रामानुजमाचार्य का। प्रश्न संख्या 104 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो भक्ति आंदोलन के संत हैं उसमें एक प्रमुख रूप से रामानुजम का स्थान है और ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे। ठीक है, और विशिष्टाद्वैत इसीलिए आपने अभी ऊपर पढ़ा था विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति मार्ग से मोक्ष का साधन मैंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि रामानुजम की जो विशिष्ट अद्वैत है सिद्धांत और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में मतभेद है। क्या क्या अंतर है, शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या माना, मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था, जबकि रामानुजम के अनुसार जीव आनंदमय स्वयं प्रकाशमान और वैशिष्ट्यपूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। क्लियर है, जगत मिथ्या नहीं है रामानुजमाचार्य के अनुसार, यानी मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है। याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें वल्लभाचार्य की तो वल्लभाचार्य का संबंध शुद्ध अद्वैतवाद से है और माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था, यानी माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैत से संबंधित। प्रश्न संख्या 105 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। तो याद रखिएगा यहां पर अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 105 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वेदांत दर्शन की तो ये भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा है। कैसे, अगर हम वेदांत के शाब्दिक अर्थ को देखें तो इसका अर्थ होता है वेद का अंत, यानी वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, और इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। क्लियर, और इन्हीं के आधार पर कई उप संप्रदाय और उनके प्रवर्तक आए जिनको आपने ऊपर अभी पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं अभिनव गुप्त की, तो ये मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, ये दर्शन के क्षेत्र में तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे अभिनव गुप्ता। अगला है प्रश्न संख्या 106, यहां पर आपको सुमेलित करना है। पहला दिया है विक्रम संवत। विक्रम संवत का संबंध कब से है, तो याद रखिएगा विक्रम संवत का संबंध 57 या 58 ईस्वी से है। शक संवत की बात कर लें तो शक संवत का संबंध किससे है, तो आप सभी को पता है कि 78 ईस्वी से है। ठीक है, तो आप इसको आगे सुमेलित कर लेंगे। और अगला है गुप्त संवत, तो यदि हम गुप्त संवत की बात करें तो ये 319 ईस्वी से संबंधित है, 319 या 320 जो आगे दिया था। और कली संवत्सर की बात करें तो कली संवत का जो है वो 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है, तो यानी जो वहां पर पहले ऑप्शन में था 3102 ईसा पूर्व, वो कली संवत से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको सुमेलित कर लेंगे और आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। क्लियर है, याद रखिएगा ये जो विक्रम संवत है जिसको आपने कहा कि ये 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है, इसे कृत संवत या मालव संवत भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। और शक संवत 78 ईस्वी में मानी जाती है और इसके प्रवर्तक कौन है, कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की बात करें तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 या 320 में। क्लियर है, और कली का संवत किसे,
3102 ईस्वी पूर्व में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही कोट को चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, तो अभी आपने पढ़ा था 57 या 58, तो ये यहाँ पर सही है। शक संवत 78 ईस्वी में सही है कनिष्क के द्वारा। और गुप्त काल जो है ये 319 या 320, ये भी सही है। और कहा जा रहा है कि भारत में जो मुसलमान शासक है इनके जो युग का आरंभ है वो कब से है, 1192 में हुआ, तो ये भी यहाँ पर सही है। अब आपको पता है कि 1192 में क्या हुआ था, 1192 में मोहम्मद गोरी की तराइन की द्वितीय युद्ध की विजय है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, भारत में मुसलमान शासन युग का प्रारंभ माना जाता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आपका इस प्रकार ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 107 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 में पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन फर्स्ट का जो बादामी शिलालेख है वो शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि हम इसे विक्रम संवत में दिनांकित करें तो वर्ष क्या होगा। याद करिए मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि जो शक और विक्रम में जो अंतर है वो है 135 वर्ष। ठीक, और ये 135 कैसे आया था, तो आपने जब 57 और 78 को आपस में जोड़ दिया था, 57 का मतलब विक्रम संवत और 78 का मतलब शक संवत, जब इसको जोड़ा था तो 135 आया था। यही शक और विक्रम के बीच का अंतर था। और यहाँ पर एक तिथि शक में दी है, तो यदि हम 465 में 135 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, यदि 465 में 35 135 तो 5 5 10 0 9 1 10 के 0 600, तो ये किसके समीप आ रहा है, यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा 601 के। यहाँ पर जो 57 लिया गया है उसकी जगह पर इन्होंने 58 माना है, इसलिए इनका 601 आंसर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको सीधा काम करना है कि यहाँ पर आपको दोनों का अंतर कितना होता है 135, तो आपने वहां पे उसमें 135 ऐड कर दिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109। पूछा जा रहा है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष जो है वो क्या है 556 दिया गया है। पूछ रहा है कि ये कितने वर्ष के तुल्य होगा। अब फिर मैं आपको पुरानी क्लास को रिकॉल कराना चाहूंगा। उसमें क्या दिया था, उसमें एक सन ईस्वी में दिया था और मैंने आपसे बताया था कि यदि इसको शक में बदलना हो तो आपको 78 घटा देना है। क्लियर है, यानी कोई भी ईस्वी सन दिया उसमें अगर 78 घटा दिया जाए तो शक मिल जाएगा। यहाँ पे हमको ऑलरेडी शक में दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे 78 जोड़ देंगे तो हमको ईस्वी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 78 जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 8 और 6, तो 8 और 6 14 होता है, तो 4 किसके लास्ट में डी, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 110। पूछा जा रहा है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, तो पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशी शासक थे इनका मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। प्रश्न संख्या 110 का सी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक है। 3 मूल वंश का मतलब एक है सूर्यवंश, अग्निवंश और एक है सोमवंश, उसमें एक है चंद्रवंश। ये जो चंद्रवंशी शासक है ये इनका जो मूल स्थान अगर हम त्रेता युग में बात करें तो प्रयाग था, और प्रलय के बाद द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारन ने प्रतिष्ठानपुर जो कि वर्तमान में झूसी इलाहाबाद में है इसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर आपने चंद्रवंशी शासकों की जो मूल स्थान है वो प्रतिष्ठानपुर चयन किया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। पूछा जा रहा है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो याद रखिएगा मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, कन्नौज थी। यानी प्रश्न संख्या 111 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूल रूप से गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस वंश के अगर प्रमुख शासकों की बात कर लें तो ये हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और गृहवर्मा थे। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर और 7वीं सदी में जब हर्षवर्धन के उत्थान है तब तक उत्तर भारत के राज्यों में किनका शासन था। तो यहाँ पर आप देखिए अवध के गुप्त, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद थानेश्वर के पुष्यभूति, ये भी सही है। कन्नौज के मौखरी अभी चर्चा हुई है। देवगिरी के यादव ये शामिल नहीं थे, और वल्लभी के मैत्रक ये शामिल थे। यानी यहाँ पर आपका पहला, तीसरा, चौथा और छठवां ये यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 112 का यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 113 में कि हर्ष के समय की सूचना किन पुस्तकों में निहित है। देखिए हर्षवर्धन का जो शासनकाल है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
तो याद रखिएगा हर्ष के समय की जो सूचना है वो किसकी पुस्तक में निहित है, तो आपका जवाब होगा यहां पर कल्हड़ की राज तरंगिणी में। ठीक है, यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय की जो विस्तृत सूचना है वो मुख्य रूप से इनके दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा कृत हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। क्लियर है, लेकिन बाण भट्ट ऑप्शन में थे नहीं, और इनकी जुड़ी जो कुछ सूचनाएं हैं वो कल्हड़ की राज तरंगिणी में भी मिलती हैं, इसीलिए कल्हड़ को वहां पर सही माना गया, और जो विस्तृत जानकारी है वो बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में मिलती है। अगर हम विकल्प में दिए गए कालिदास और हरिसेन की बात कर लें तो इनकी रचनाओं में हर्ष से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर्ष से पूर्व काल के हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा हर्षवर्धन से संबंधित कुछ बातों को जरा ध्यान में रखिए जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं और या जो पूछे जाने की संभावना है। जैसे एक बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के नाटक थे। याद रखिएगा हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था। अगर हम बात कर लें हर्ष के दरबार में विद्वानों की, तो बाण भट्ट को तो आपने जाना, इनके अलावा दिवाकर और मयूर भी, ये भी कवि हैं जो हर्ष के दरबार से संबंधित हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। याद रखिएगा अब हम बात कर लेते हैं बाण भट्ट के हर्ष चरित्र की। ये जो बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है इसमें पूछा गया आपसे कि किस मौर्य शासक का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ का उल्लेख है बाण भट्ट के हर्ष चरित्र में। इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा गया कि बाण भट्ट की जो हर्ष चरित्र है इसके अलावा इनकी और कौन सी रचना है, तो कादंबरी भी इनकी रचना है बाण भट्ट की। तो ये सभी बातें आप इससे संबंधित याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 114, पूछा जा रहा है कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अभी चर्चा हुई है हर्ष चरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। देखिए बाण भट्ट से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया था कि बाण भट्ट ने हूण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी ये उपाधि ये किसको कहा था, तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन के लिए बाण भट्ट ने हूण हरिण केसरी कहा था। यह भी प्रश्न पूछा गया। और एक बात और याद रखिएगा बाण भट्ट ने सती प्रथा का विरोध किया था और इसे आत्महत्या से जोड़ के देखा था उन्होंने। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। और एक प्रश्न और हर्षवर्धन से संबंधित छूट रहा है। एक प्रश्न पूछा गया था कि हर्ष के समकालीन वल्लभी के राजा कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा, ध्रुवसेन द्वितीय, ये इनके समकालीन थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अन्य आयोगों में वो जैसे जैसे रिमेंबर है वैसे वैसे आपको याद दिला दिया जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 115, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहां प्रश्न संख्या 115 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान रखिए कि जो चीनी स्रोत हैं उनसे यह पता चला कि हर्ष और राजश्री ये दोनों साथ ही साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। तो प्रश्न पूछा जाता है कि थानेश्वर से कन्नौज किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो आपका जवाब होगा हर्षवर्धन ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 116, पूछा जा रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहा, तो आपका जवाब होगा कन्नौज। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 117, पूछ रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां पर, यह भी पॉपुलर प्रश्न है। तो याद रखिएगा कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने इन 2 स्थानों पर महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धार्मिक और सांप्रदायिक आचार्यों की विशाल सभा बुलाई थी, और जो चीनी साक्ष्य हैं वो बताते हैं कि इस सभा में 20 देशों के राजाओं अपने प्रसिद्ध विद्वानों के साथ यहां पर उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय में ही प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया, और ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित था जिसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 118, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, प्रयाग में। क्लियर, अभी ऊपर चर्चा हुई है। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 119, पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 119 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसने अपने राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वो नर्मदा नदी तक पहुंच गई उसकी, और इधर पुलकेशिन उत्तर की ओर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था।
ऐसी स्थिति में दोनों के बीच अब युद्ध होना लगभग तय है और नर्मदा नदी के बीच दोनों का युद्ध हो जाता है। किसका? पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष का, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल प्रशस्ति है और ह्वेनसांग के विवरण में इस युद्ध का साक्ष्य मिलता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 120 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो अभी चर्चा हुई है पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 121 पूछा जा रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? तो याद रखिएगा, अगर वर्ष की बात होगी तो ये 618 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जो 620 ईस्वी के आसपास मानते हैं, तो उसकी जो लगभग जो उसका वर्ष है वो 618 निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 121 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें अप्रैल 2016 में जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने जो ताम्रलेख जारी किया, उसमें कहा कि चालुक्य शासक पुलकेशिन और हर्ष का जो युद्ध है वो 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। और जो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है, इसमें युद्ध का जो समय है वो 620 ईस्वी के लगभग तय होता है, इसलिए यहाँ पर 618 इसका आंसर होगा। याद रखेंगे इस बात को। अगला है प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 में पूछा जा रहा है कि कवि बाण निवासी था कहाँ का? तो याद रखिएगा ये जो बाणभट्ट थे इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है प्रीथिकुटा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। 122 का डी। याद रखिएगा जो बाणभट्ट है इनका जन्म सोन नदी के किनारे प्रीथिकुटा में हुआ था। क्लियर है? अगर हम बाणभट्ट के पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम चित्रभानु था और इनकी माता का नाम राजदेवी था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 123 पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए प्रश्न संख्या 123 का बी विकल्प यहाँ पर सही हो जा रहा है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ह्वेनसांग से संबंधित एक प्रश्न बहुत पॉपुलर है जो पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा ह्वेनसांग को। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि उसकी जो उत्कृष्ट अभिलाषा थी, किसकी? ह्वेनसांग की, भारत आने की, वो थी महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की और पवित्र बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने की। ये उसका मूल कारण था भारत आने का। याद रखिएगा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। और उसकी जो भारत की यात्रा है ह्वेनसांग की, वो किसमें है? यात्रा वृत्तांत सियुकी की में उसमें वर्णित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 124 पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो अभी चर्चा हुई है ह्वेनसांग ने, यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 125 पूछा जा रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसका नाम क्या था? हुआन च्वांग, इसने तत्कालीन भारत की जो सामान्य दशाएं और संस्कृति है उनका वर्णन किया है। उसमें कौन सा ये सही है? पहला दिया है सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्वयं हर्षवर्धन ही कई बार लूटपाट का भुक्तभोगी हो चुका था, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाता, किसी भी व्यक्ति को निर्दोषिता या दोष के निर्णय के साधन थे। माने ये अग्नि जल विष के द्वारा जो है उसकी सत्य परीक्षा की जाती थी उस समय। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 125 में तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 126 पूछा जा रहा है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? याद रखिएगा जो हर्षवर्धन के शासन काल में जब ह्वेनसांग आया था तो ये किसी का दूत बन के नहीं आया था, ये स्वतंत्र रूप से आया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर दिया भी है कि ह्वेनसांग जो है ये चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग के समकालीन माना जाता है और इसी के राज्य का वो नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों को पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था और ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चनंग से स्वतंत्र रूप से न किसी के दूत के रूप में भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। क्लियर है? और जब वो भारत से वापस गया तो उसको दंड नहीं दिया गया बल्कि उसे आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया। अगला देखिए, याद रखेंगे ये ताई सुंग के समकालीन था, तांगवंशी। अगला है प्रश्न संख्या 127 पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो याद रखिएगा सूती कपड़ों की अगर बात होगी तो मथुरा प्रसिद्ध था, यानी यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। और
अगर हम वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी का नाम जो है रेशम वस्त्रों में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सूती कपड़ों की बात है तो बी विकल्प यहाँ पे मथुरा को आप सही करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया कि मथुरा उस समय सूती वस्त्र के लिए फेमस था और बनारस जो था वो रेशमी वस्त्र। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का जो प्रधान कारण था वो था व्यापार, और बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा। बाण का मतलब बाणभट्ट ने, यानी बाणभट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। क्लियर है? यहाँ अधिकांश व्यापारी रहते थे और उज्जैनी और कन्नौज भी इसी काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128 में पूछा जा रहा है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा जो कौशेय शब्द का प्रयोग है ये रेशम के लिए किया गया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 में पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आपका जवाब क्या होगा? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि कब वो गया ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय? 637 ईस्वी में। और इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र। ये भी इनके नाम से भी संदर्भ करके कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो यानी जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया तो वहां पर कुलपति कौन थे? शीलभद्र। 1.5 साल तक वो नालंदा में निवास किया, उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा और धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वो ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां पर उसने व्याख्यान दिए। अगला है प्रश्न संख्या 130। पूछा जा रहा है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा उसकी जो रचना है सियूकी, जिसमें तत्कालीन भारत के संदर्भ में अनेक जानकारी मिलती है, इसलिए ह्वेनसांग को याद किया जाता है। और आपने जाना था कि जो ह्वेनसांग है इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यह भी मैंने आपको बताया। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 130 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 131। पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो कौन है। तो याद रखिएगा उसका नाम है ह्वेनसांग। यानी ह्वेनसांग वो चीनी यात्री था जिसने भीन माल की यात्रा की थी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 131 का सी विकल्प ह्वेनसांग। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ह्वेनसांग ने भील माल की यात्रा की, वो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसकी यात्रा वृतांत का नाम है सियूकी और ह्वेनसांग बौद्ध था। अगला है प्रश्न संख्या 132। पूछ रहा है सियूकी किसका है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 133। पूछ रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था। ये बिहार स्पेशल प्रश्न है। तो याद रखिएगा चीनी यात्री इत्सिंग जो था उसका जो यात्रा का समय है वो है 671 से 695 के बीच। यहाँ पर उसमें कोई सुमेलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा जो ये चीनी यात्री इत्सिंग था उसने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में धीरे धीरे करके उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। वो अकेले ही कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा और वो दक्षिण के समुद्र मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए वो चीन वापस गया था। समय याद रखेंगे 671 से 695 ईस्वी। अगला है प्रश्न संख्या 134। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित होता है। हुंडी क्या होता है? तो याद रखिएगा ये विनिमय पत्र होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 134 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको पता है कि व्यापार दो तरीके से, एक तो नगद, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप व्यापार में उधार का लेन देन करते हैं, यानी सौदे का जो मूल्य वो तुरंत न दिया जाए, भविष्य में दिया जाए, तो इसके लिए जो है वो साख पत्रांक पर वो माल बेचा जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? हुंडी। क्लियर है? तो याद रखेंगे। और आधुनिक समय में जो ये साख पत्र हैं इनको विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 135। पूछा जा रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यिन तू के नाम से। जो चीनी लेखक है भारत का उल्लेख यिन तू के नाम से करते हैं। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हम चीनी लेखकों के द्वारा भारत के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाले नाम की बात करें तो यिन तू के अलावा थियान तू के नाम से भी भारत का उल्लेख करते हैं। तो यिन तू या थियान तू याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 136। पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अब वो कौन था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करने के पीछे बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला देखिए
प्रश्न संख्या 137। प्रश्न संख्या 137 में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो आपका जवाब होगा, यहाँ पर जो नाम दिए गए उसमें नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विहार है। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने जाना कि इसे सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनाया था, यानी इसके लिए बौद्ध विहार को दान में दिया था। और इसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिया था। यहाँ पर याद रखेंगे 5वीं सदी के मध्य युग में, गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। और अभी आपने पढ़ा कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा अंतिम रूप से? तो बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। अगला है प्रश्न संख्या 138। पूछा जा रहा है कि नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा नालंदा बिहार में है, अभी इसकी चर्चा हुई है, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 139। पूछा जा रहा है कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो याद रखिएगा गुप्तोत्तर युग में प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था वो क्या था? कन्नौज। याद रखेंगे, यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा गुप्तोत्तर युग में जो व्यापार का केंद्र था वो उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। लेकिन अगर हम गुप्तोत्तर काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई, और कन्नौज गंगा यमुना दोआब पर स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों का आकर्षण केंद्र भी बना। किसका किसका? पाल का, प्रतिहार का और राष्ट्रकूटों का। ठीक है, तो याद रखेंगे गुप्तोत्तर युग में अगर पूछा जा रहा है तो आपका जवाब होगा कन्नौज। अगला देखिए प्रश्न संख्या 140। पूछा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही है। जो सामंतवाद है वो गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना से संबंधित है, ये एकदम सही है। और कारण में बताया जा रहा है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषित वर्ग में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर कारण भी बिल्कुल सही बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी इसका सही है। प्रश्न संख्या 140 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 141। पूछा जा रहा है कि चीनी, ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। आप सभी को पता है कि फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि जो चीनी यात्री फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और बाकी चीजें आपको पता है कि वो 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए चला था। और हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ठीक है, और ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, और उसने स्टेटमेंट में क्या दिया था कि वो प्रतिरोधी पाया उसे। ठीक है, तो इसलिए वो गलत था। अगला है प्रश्न संख्या 142। यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया फाहियान का भारत भ्रमण। देखिए फाहियान के अगर हम भारत भ्रमण की बात करें तो फाहियान भारत में यहाँ पर 10 साल तक रहा, 402 से 412 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये यहाँ पर विवादित था। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर विवादित हो जाएगा। जरा आइए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को दिखा देते हैं। ये आरओ के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। फाहियान भारत के भ्रमण काल में 10 वर्ष तक रहा, 402 से 412 तक, जबकि उसकी चीन की कुल यात्रा जो है अगर वो देखेंगे तब 399 से 414 तक है। यानी अगर आप भारत भ्रमण के संदर्भ में देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। भारत भ्रमण में केवल 402 से 412 तक, कुल चीन से कुल उसकी यात्रा देखेंगे तो 399 से 414 तक। अब बात कर लेते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग का जो भारत भ्रमण है वो 629 से 645 तक है। ठीक है, तो ये सही है। इत्सिंग की बात कर लें तो इत्सिंग का जो भारत भ्रमण था वो कब से था? 671 से 695 तक था। ठीक है, और अल मसूदी इसका तो ये 915 से 916 तक, ये बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए यहाँ पर आप डी विकल्प के साथ जा सकते हैं। ये यहाँ पर विवादित रहा क्योंकि इसके कई ऑप्शन मिसमैच हो रहे थे। अगला है प्रश्न संख्या 143। प्रश्न संख्या 143 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से जो सही है उसका चयन करिए। पहला दिया गया कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 143 का सी विकल्प यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 144। पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो सामंती व्यवस्था थी उसके कौन से अनिवार्य तत्व हैं। तो देखिए सामंती व्यवस्था से संदर्भित एक प्रश्न आप पढ़ चुके हैं,
भूमि से संबंधित। पहला दिया कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो याद रखिएगा ये सामंतवादी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर आपका गलत हो गया। अगला है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध बनना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत था, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 144 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम सामंत शब्द का उल्लेख की बात कर लें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसके लिए कहा गया है स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में। और अगर हम जागीरदार के सापेक्ष में देखें तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। किसने? अश्वघोष ने। क्लियर? याद रखिएगा ये जो सामंती व्यवस्था है इसका अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ और उसके बाद राजपूत जो काल आया उसके आते आते ये समाज में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया, ठीक है। आपने आगे देखा कि फिर ये सल्तनत काल और मुगल काल तक ये आगे बिल्कुल बढ़ता जाएगा। अगर हम सामंतों के प्रशासन पर ध्यान दें तो सामंतों के प्रशासन के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई, ठीक है। तो वहां पर क्या कर रहा था? वहां पर कह रहा था केंद्रीय सत्ता जो है वो और सशक्त होती, नहीं, केंद्रीय सत्ता और निर्बल हुई, ठीक है। कारण क्या था कि अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर आश्रित होने लगे थे, ठीक है। आपने अनेक गांवों में अनेक प्रकार की संपत्तियां, उनको कर वसूलने का अधिकार और इन तरह की तमाम व्यवस्थाओं से जो शासक था वो उनके ऊपर डिपेंड होने लगा, ठीक है। और एट लास्ट आप देखेंगे कि जो सामंती व्यवस्था है उसमें भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व वाली जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसका उदय हुआ। अगला देखिए प्रश्न संख्या 145 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो याद रखिएगा यहां पहला दिया उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये यहाँ गलत है, यानी यहाँ 145 का सी विकल्प सही होगा। और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है, लेकिन प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये इसमें नहीं है। याद रखिएगा अगर हम शंकराचार्य की बात करें तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये आपने पढ़ा है। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। और आपको पता है कि शंकराचार्य के समय में बौद्धों और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसको रोकते हुए उन्होंने वेदांत पर बल दिया और हिंदू धर्म की इन्हीं उत्थान के प्रयासों में उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई। याद रखिएगा उन्होंने अद्वैत वेदांत मैंने पहले ही बता दिया। जो उन्होंने 4 मठ का निर्माण किया वो कहाँ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पहला है श्रृंगेरी कर्नाटक में जो कि दक्षिण में है, दूसरा है द्वारका में जो कि गुजरात में है और भारत के पश्चिम इलाके में, तीसरा पुरी है जो कि उड़ीसा राज्य में है जो कि पूर्व भारत के पूर्वी इलाके में, और चौथा है ज्योतिर्मठ या जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में है और ये भारत के उत्तरी इलाके में। और याद रखिएगा जोशी मठ अभी वर्तमान समय में वहां पर हो रही कुछ गतिविधियों के कारण, जिसके कारण कुछ दरारें आ रही हैं, इसलिए भी काफी प्रचलित है और चर्चा में है। तो वहां से भी इस समय हो सकता है इसको कोरिलेट करके पूछा जाए, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 146 पूछा जा रहा है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म स्थान कहाँ पे? तो अभी आपने पढ़ लिया है कि केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में इनका जन्म हुआ था, इसलिए प्रश्न संख्या 146 का बी विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें यहाँ प्रश्न संख्या 147 की तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित 4 मठ थे वो कहाँ कहाँ थे? तो जरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके देख लीजिए। उत्तर में अभी आपने पढ़ा था कि ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में है, दक्षिण में आपने श्रृंगेरी पढ़ा था जो कि कर्नाटक में है, पूर्व की बात करें तो पुरी आपने पढ़ा था जो कि उड़ीसा में है, और पश्चिम की बात करें तो द्वारका आपने पढ़ा था जो कि गुजरात राज्य में है। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 147 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 148 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? अब आप आराम से इसको बता ले जाएंगे, यहाँ पर मानसरोवर इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है? सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए याद रखिएगा यदि हम 4 धाम की बात करें तो इसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं। और यदि हम छोटे 4 धाम की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसके अंतर्गत आते हैं। और जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे वो आपने पढ़ ही लिया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 149 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यदि हम बात करें रवि कीर्ति की तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये जो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है कन्नौज के यशोवर्मन भवभूति से संबंधित, बिल्कुल सही है। अगला है हरिशेन हर्ष से। देखिए यहाँ पर ये जो हर्ष के शासनकाल में थे वो थे बाण भट्ट, अभी आपने कई बार इनका नाम पढ़ा है, ठीक है।
और जो हरिसेन है ये किसके समय में थे? तो ये आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में प्रसन्नतापूर्वक उल्लेख किया था। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? अगला है दंडी, जो कि नरसिंह वर्मन से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। क्लियर? याद रखिएगा, एक प्रश्न और पूछा गया आपसे कि यहाँ पर जैसे आपने अभी हमने आपको बताया कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने की, इसी प्रकार प्रश्न आपसे पूछा गया कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, वत्स भट्टी के द्वारा। ठीक है, वत्स भट्टी के द्वारा। अगला देखिए, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150, यहाँ पर भी आपको सूची को सुमेलित करना है। दरबारी कवि के नाम है और राजा का नाम है। यहाँ पर देखिए, पहला नाम दिया गया अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो किससे संबंधित हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से। यानी आप ए को चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात कर लें कालिदास की, तो अभी आपने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ सुमिलित होंगे, यानी बी को पहले के साथ। हरिसेन को अभी आपने समुद्रगुप्त के साथ कोरिलेट किया, यानी सी को दूसरे के साथ। बाणभट्ट को अभी आपने हर्षवर्धन के साथ कोरिलेट किया, यानी डी को तीसरे के साथ। और जो आपका सही कूट मिला 4 1 2 3 का, और 4 1 2 3 के आधार पर आपने बी विकल्प को सही आंसर किया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 151 में भी आपको सुमेलित ही करना है। यहाँ पर अगर हम भोज की बात करें, तो भोज, राजा भोज का संबंध किससे? धार से। यानी ए को आप किससे सुमेलित करेंगे? तीसरे के साथ। यदि हम बात कर लें दुर्गावती की, तो दुर्गावती का संबंध किससे? गोंडवाना क्षेत्र से, यानी बी को आप चौथे के साथ। समुद्रगुप्त की बात कर लें, तो समुद्रगुप्त को आप विदिशा से सुमेलित करेंगे। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न होगा, क्योंकि वहां के एग्जैक्ट लोकेशन, यानी आप सी को दूसरे के साथ। अशोक की बात करें, तो अशोक का संबंध आप यहाँ पर उज्जैन से लगा देंगे, डी को पहले के साथ। यानी यहाँ पर जो आपका सही कूट बन रहा है 3 4 2 1 का बन रहा है। 3 4 2 1 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। एमपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न था। अगला है प्रश्न संख्या 152। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य के नाम पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें भीलसा की, तो भीलसा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भीलसा का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से। ये बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। अगला है द्वार समुद्र, तो द्वार समुद्र का संबंध किससे है? यहाँ महाराष्ट्र लिख रहा है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि द्वार समुद्र का संबंध किससे है? कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। अगर हम बात करें गिरिनगर की, तो गिरिनगर का संबंध किससे? गुजरात से। ये भी सही है। अगर हम बात करें थानेश्वर की, तो थानेश्वर का संबंध हरियाणा से। ठीक है, तो यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? पहला और तीसरा, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ आप देख लीजिए, ये जो प्रसिद्ध स्थल है, इसमें भिलसा का संबंध मध्य प्रदेश से, द्वार समुद्र का संबंध कर्नाटक या हालीवीडू से, गिरिनगर का संबंध गुजरात से, थानेश्वर का संबंध हरियाणा से। क्लियर है? अब आप अगली क्लास में प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न है, उनको विस्तार से देखेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।